नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज के शो में हम आपके सामने पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा देंगे, आज के बाजार को भी भांपेंगे और इसके आधार पर अब अगले हफ्ते बहुत ही क्रूशल हफ्ता है तो क्या नज़र रखनी चाहिए और किस तरह का बाजार जो हो सकता है, सेक्टर कौन से हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, इस पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से राय देंगे। और चूंकि हफ्ते का आखिरी दिन है तो हम आपके कुछ सवालों को भी शामिल करेंगे। नतीजों का दौर है तो एक मैनेजमेंट से चर्चा भी चलेगी, लेकिन उसके पहले जरा मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं खास एक्सपर्ट एंजल वन से राजेश भोसले जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊं राजेश जी, उससे पहले जरा बाजार की चाल जो पूरे हफ्ते रही है जरा उसको देख लेते हैं। तो आप देखिए, इंडेक्स स्तर पर निफ्टी नेगेटिव रिटर्न, पूरा हफ्ता जो है बड़ा खराब रहा। अगर हम देखें तो गिरावट जो रही वो लगातार गहराती रही और यही वजह है कि निफ्टी में जो पूरे हफ्ते में रिटर्न दिया वो नेगेटिव था। 3% से ज़्यादा का दबाव जो है वो निफ्टी में हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो बीच बीच में रिकवरी हुई उससे थोड़ा प्रेशर कम हुआ और यहाँ पर 2.5% जो है वो दबाव देखने को मिला इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी में। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप टूटते नजर आए। 6.25% से ज़्यादा का प्रेशर झेला है दोनों ही इंडेक्स, अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये पूरे हफ्ते का जो कह सकते हैं ना अहम इंडेक्स का स्तर किस तरह का रहा है वो हमने आपके सामने रखा। अगर हम आज के बाजार को देखें तो आप देखिए 24,200 के करीब जो है करीब जाने की कोशिश की निफ्टी ने। बाजार बंद होने तक हल्की फुल्की रिकवरी रही, लेकिन बाजार इस लिहाज से ठीक नहीं कहा जाएगा। बैंक निफ्टी ने भी जो एक वक्त पे 1000 अंक गिरा हुआ था, बाजार बंद होने तक 750 अंकों करीब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और 50,750 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक वक्त पे 200 ही 200 स्टॉक ऐसे थे जो हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, वो बाजार बंद होने तक 410 उनकी संख्या पहुंची, लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इस बाजार में जो निफ्टी 50 टॉप गेनर्स रहे वो बता दूं, आईटीसी जी हाँ लगभग 2.25% चढ़कर बंद हुआ। एक्सिस बैंक लगभग 2% चढ़कर बंद हुआ। ब्रिटानिया में 1.25% की तेजी नजर आई। एचयूएल, सन फार्मा, कोटक बैंक में आधे से 1% तक की तेजी नजर आई। दबाव इंडसइंड बैंक पे सबसे ज्यादा। निफ्टी 50 का टॉप लूजर 18.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां पर लगभग 5% का प्रेशर देखने को मिला। बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम, कोल इंडिया, ये तमाम स्टॉक थे। मतलब आप कहते जाइए, बाजार में शायद कोई भी ऐसा सेक्टर, बाजार का कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां पर आपको प्रेशर देखने को नहीं मिला। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक तो अर्निंग सीजन, ऊपर से फेस्टिव सीजन, ऐसे में इस तरह के बाजार की उम्मीद करना, वो भी तब जब कई कंपनियों के नतीजे अच्छे थे, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तमाम स्टॉक, ये अपने आप में थोड़ा सा कंसर्न बढ़ाता है। लेकिन बाजार में अब चूंकि अगले हफ्ते पर नजरें हैं, क्रूशल हफ्ता है, तो किस तरह की रणनीति आगे लेकर हम जाएंगे। राजेश जी, बाजार में से संकेत तो बेहतर नहीं है, थोड़ा बेहतर अंत तक आते आते बाजार ने कोशिश की, लेकिन इसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बीच मैं बता दूं, हमारे साथ मयूरेश जोशी जी भी जुड़ गए हैं। मयूरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश, बताएं बाजार अगले हफ्ते कहां नजर रखी जाए। नमस्कार प्रशांत जी और मयूरेश सर जी। मयूरेश सर आज पैनल पे है, ये मेरे मेंटर रह चुके हैं, तो आज उनके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल आप देखें तो निफ्टी यस डेफिनेटली अंडर प्रेशर रहा है और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हमें देखने को मिली है। कोई भी रिकवरी जो है, रिकवरी में सेलिंग हमने देखी है और जब तक कोई रिवर्सल साइन नहीं दिखता तब तक वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा। 23,900 24,000 जो है एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। और इंडिकेटर्स भी अगर हम देखें तो एक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन मार्केट है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। यहाँ पे अगर कोई फ्रेश शॉर्ट्स भी बनाते हैं तो एक ट्रैप जैसा हो जाएगा। लॉन्ग्स भी जाते हैं तो अभी फिलहाल तो कोई रिवर्सल साइंस नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। कोई कोई जो स्टॉक जो अच्छे सपोर्ट्स पे है, तो दिवाली का वीक आने वाला है तो वहां पे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये है रणनीति इंडेक्स स्तर पर साफ तौर पर आती है। मयूरेश जी, मैं सीधा इस सवाल के साथ आता हूं कि भाई फेस्टिव सीजन है, कुछ तो बेहतरी नजर आएगी। तो छोड़िए इंडेक्स की बात, कोई सेक्टर ऐसा है जो लग रहा है आपको कि अगले हफ्ते बेहतर रुझान दिखा सकता है? वेरी गुड आफ्टरनून आपको। वेरी गुड आफ्टरनून राजेश। गुड टू सी यू ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सेक्टर्स ओवररेटेड हो गए थे वेरी फ्रैंकली फॉर द मार्केट्स एज वेल, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक व्हेन मार्केट्स फॉल लाइक दिस, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो जो क्लासिकल डिफेंसिव्स होते हैं ये ऑब्वियसली आई थिंक फ्रंट फुट पे आते हैं। तो एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ये फ्रंट फुट पे आने की पूरी कोशिश करेंगे। आईटी कंपनीज हैव गिवन स्टेलर सेट ऑफ नंबर्स, स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी, और इसलिए आई थिंक ये क्षेत्र जो है ये शायद अभी भी चर्चा और मोमेंटम में रह सकता है। फार्मा सिलेक्टिवली शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि काफी ड्रग्स ऑफ पेटेंट होने की के चांसेस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और काफी कंपनीज ने एक स्पेशलाइज्ड पाइपलाइन बना दी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स ग्रोथ होने की पूरी शक्यता है। जो बायो सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ है यूएस में, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकते हैं सेक्टर के लिए। एफएमसीजी हैज बीन फेसिंग द ब्रंट पिछले कुछ दिनों में। ऑब्वियसली आई थिंक जो अर्बन कंजम्पशन रिलेटेड ट्रेंड्स है ये बहुत सॉफ्ट रहे हैं। काफी मैनेजमेंट कमेंट्रीज इंक्लूडिंग नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल ने दर्शाया है कि अर्बन कंजम्पशन इज प्रॉब्ली कमिंग ऑन। बट वाज दिस बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, एक्सेसिव फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज? रूरल इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पॉकेट्स को एक ही ब्रश में नहीं पेंट किया जा सकता। यहाँ पे भी चुनिंदा स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं। आईटीसी के ठीक ठाक नतीजे थे। तो मुझे लगता है आई थिंक डिफेंसिव शायद थोड़े फ्लेवर में रहेंगे टिल द वॉलेटिलिटी सबसाइड्स। तो ये है इस वक्त नज़रिया, आपको कहाँ नज़र रखनी है और किस तरह से ये बाज़ार इस वक्त रवैया दिखा रहा है, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट ने अपने अपने नज़रिए से आपके सामने रखा। चलिए चर्चा को हम थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि नतीजों का दौर है, कई सारे मैनेजमेंट आ रहे हैं, तो ज़रा इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तिमाही में जेएसडब्ल्यू एनर्जी की आय में प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा भी 10% से घटा है। मार्जिन पर भी प्रेशर रहा है। इस बार के नतीजों, ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महेंद्र साहब जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे और तमाम बातें तो हमने रखी। अगर Q3 की हम बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर है वो किस तरह से होगा, ये सबसे पहले जानना है ना। किस तरह से मर्चेंट स्पेंडिंग जो है वो आप तीसरी तिमाही में देख रहे हैं, अगर हम एक नजरिया लेना चाहें? जो हमारा आप एबिटा रेवेन्यू की बात करें, हमको इसमें ये देखना है कि ये जो एनर्जी बिजनेस है मोस्टली ये रेगुलेटेड बिजनेस है। इसमें हाइड्रो एसेट जो हमारा है, जो कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो एसेट है, इसमें एक एज पर द रेगुलेशन 12 साल के बाद डेप्रिसिएशन रेट्स का चेंज होता है। और अब ये 13th ईयर है उस प्रोजेक्ट का, तो 5.2% से डेप्रिसिएशन रेट घट के 1.3 हो गया है, जिसका इम्पैक्ट रिवेन्यू पे भी है और एबिटा पे भी है। और ये एक वन टाइम फिनोमिना है इस साल का, तो इसलिए आगे आने वाले साल में इसका इम्पैक्ट कोई नहीं रहेगा। ये ट्रू अप की वजह से इसने इम्पैक्ट किया है रिवेन्यू और एबिटा को। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें और उसके बाद में अगर हम कंपेयर करें तो देर इज अ डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू और एबिटा में भी, बट यस बिकॉज ये एक वन टाइम फिनोमिना है जिसकी वजह से ये हुआ है। मर्चेंट का अगर बात करें, मर्चेंट की डिमांड अच्छी रही है, 27% का ग्रोथ है Q2 में, बट टैरिफ्स पे प्रेशर रहा है। जो कि लास्ट ईयर हमने देखा था ₹5.90 का टैरिफ था, वो इस साल मर्चेंट का एवरेज टैरिफ ₹4.50 है, जो कि करीब करीब 30% का डिक्लाइन है। आने वाले समय में हम ये और इसका एक रीजन ये भी था कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रो लास्ट ईयर, हमको अगर हम रिकॉल करें कि बिकॉज ऑफ पुअर हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो जनरेशन अच्छा नहीं था कंट्री में, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग मानसून हाइड्रो पावर की कम थी। और अब पिछले एक साल में जो रिन्यूएबल एनर्जी के भी जो एसेट्स कमीशन हुए हैं, 18 गीगावाट से ज्यादा लास्ट ईयर कमीशन हुआ है, वो भी पूरी तरह से अवेलेबल था इस साल में। तो उसकी वजह से अवेलेबिलिटी अच्छी थी मॉनसून्स में,
जिसकी वजह से टैरिफ पे प्रेशर आया था क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी। बट ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है क्योंकि मॉनसून्स भी हमने देखा, एक्सटेंडेड मॉनसून्स अक्रॉस जिस तरह से अच्छा रहा है। और आने वाले समय में हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ जो साल का होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, गवर्नमेंट स्पेंड, सब में तेजी आती है। ठीक है, एक चीज़ बताइए सर, अगर हम नेट डेब्ट टू एबिटा की बात करें तो डेट रिडक्शन को लेकर क्या लक्ष्य हैं आने वाले वक्त में? आप ये देखें कि हम इस समय ग्रोथ फेज में हैं। अगर हम आपको पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स और जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमारा प्रोग्रेस में है, और जो हमने लेटर ऑफ अवार्ड जीते हैं जिसमें से कि करीब करीब 2/3 लेटर ऑफ अवार्ड्स का पीपीए भी साइन हो चुका है, तो टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी हमारी इस समय 19.2 गीगावाट है। तो हम एक ग्रोथ फेज में हैं। और नेट डेट टू एबिटा, नेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस जो 2.2 है, हमने मार्केट को भी गाइडेंस दिया है कि हम ये 4% के अंदर रखेंगे। तो उस रेशियो पे हम कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में हमारी डेट जरूर से इंक्रीज होगी, बिकॉज हमें लार्ज न्यू कैपेसिटी एडिशंस करने हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, बट जो हमारा नेट डेट टू एबिटा जो 2.2 है वो 4 के अंदर ही रहेगा जो हमने गाइडेंस दिया हुआ है। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए शरद जी, और आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ज़रा JSW एनर्जी पर एक राय भी ले लेते हैं। और मयूरेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। आपने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे जो रहे हैं वो प्रेशर वाले ही कहे जाएंगे। आय पर प्रेशर रहा, मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली, मार्जिन पर भी प्रेशर नज़र आ रहा है। ओवरऑल वैसे तो एनर्जी पॉकेट को बड़े एक संभावनाओं वाले क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। तो ज़रा नज़रिया बताइए, आपको कैसा लगता है JSW एनर्जी? दे आर एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटीज, तो जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है अच्छी खासी बढ़ाएंगे अगले कुछ वर्षों के लिए। इसके लिए इन्होंने जो केपेक्स प्लान किया है ये एक प्रॉपर कैलिब्रेटेड वे में केपेक्स करेंगे। दूसरी चीज आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन लगाए बैठ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस पर यूनिट, दैट शुड रिमेन ऑन अ स्टेबल फुटिंग एज वेल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जहां तक बैलेंस शीट कॉन्स्ट्रक्ट रहा है JSW एनर्जी का, जो एक्सपेक्टेशंस हम बात कर रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लेवरेज, इवन विद द कैपिटलाइज्ड और केपेक्स वाले प्रोजेक्ट्स जो अगले कुछ तिमाहियों में आएंगे, बहुत ज्यादा लेवरेज एक्सेसिव बढ़ेगा नहीं तो उसके ऊपर। और जो एग्जिस्टिंग बुक है इंक्लूडिंग दैट फ्रेंचाइजीज should start contributing well, क्योंकि जो PLFs है for large part of the units are expected continuing doing well. Obviously, I think valuations के तौर पे आप argue कर सकते हैं कि थोड़े valuations महंगे हो चुके हैं, but जैसे आपने rightfully कहा, I think sector के लिए काफी tailwinds है and power as a space will remain in focus. तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहें संभावनाओं वाला क्षेत्र एनर्जी और तमाम उसमें विकल्प बढ़ते हुए। चलिए, बहुत सारे जो दर्शक थे वो हमें कमेंट में कह रहे थे कि जो हम आखिरी हफ्ते का दिन होता है, मतलब शुक्रवार को, वहाँ पर सवालों को शामिल नहीं करते हैं और उन्हें कई बार इस वजह से उनके जो पिछले दिनों पूछे गए सवाल हैं उन पर राय नहीं मिल पाती। तो हमने आज से कुछ सवालों को भी शामिल करना शुरू किया। हम इस तरह से शामिल करेंगे। आशीष ओझा जी का यूट्यूब पर सवाल आया है, वो लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL पे राय जानना चाहते हैं, और लगता है आज के आसपास की ही इनकी खरीद 274 की इनकी बाइंग है। आज हमने देखा कि नतीजों का इम्पैक्ट जो है BEL पे नज़र आया, जो है इस बाजार में भी अच्छे संकेत नजर आए क्योंकि नतीजे बेहतर नजर आ रहे थे। बताएं राजेश जी, क्या राय होगी BEL पे आपकी? देखिए, BEL का चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों में कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिला है, बट एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर आज के सेशन में बना है जहाँ पे 200 DMA को टच करके एक हैमर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। तो आने वाले सेशंस में आज का लो अगर होल्ड करता है अराउंड 262 के आसपास, तो यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉक जो है 295 to 300 लेवल्स तक ऊपर के स्तर पे जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, जिनका पोजीशन है हायर लेवल्स पे 300 के पास रीचेक करना होगा चार्ट स्ट्रक्चर को। ऊपरी स्तरों पर 300 का स्तर ध्यान रखिए, बने रहने की आपको सलाह, वहां पर फिर से रिव्यू कीजिए। अजय शाह का सवाल लेते हैं। JSW स्टील पे राय जानना चाहते हैं। 1040 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 950 के करीब ये स्टॉक है। बताएं मयूरेश जी, JSW स्टील में क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, दो चीजें, एक आई थिंक चाइना रिकवरी कैसे रहती है इस पे निर्भर होगा,
स्टील रियलाइजेशंस कैसे प्ले आउट होते हैं, एलएमई प्राइसेस ऑब्वियसली हैव बीन वेरी वेरी सबड्यूड। और अगर आप एचआरसी सीआरसी प्राइसिंग भी देखेंगे, चाइनीज की इतनी डंपिंग चल रही है कि दीज प्राइसेस हैव आल्सो रिमेन्ड वेरी वेरी लो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। बट जो दो पहलू रहते हैं स्टील कंपनी या जनरली कमोडिटी कंपनीज के लिए, वॉल्यूम के साथ रियलाइजेशन ग्रोथ, तो रियलाइजेशन ग्रोथ बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स और एलएमई प्राइसिंग को जो मैप करते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट ही रह सकती है। एक चीज जो इनके फेवर में रह सकती है कि इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है अक्रॉस द ग्लोब। चाइना ने जो स्टिमुलस अनाउंस किए हैं उससे कुछ फायदा हो सकता है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियल एस्टेट एसेट्स काफी अच्छी तरह से आई थिंक अनसोल्ड है चाइनीज इकोसिस्टम में। तो थोड़ी सॉफ्टनेस रियलाइजेशन ग्रोथ में रह सकती है, हालांकि वॉल्यूम्स उसको ऑफसेट कर देगी। बट कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है कंसोलिडेशन या एक टाइम वाइज करेक्शन फेज में स्टील स्टॉक्स इंक्लूडिंग जेएसडब्ल्यू स्टील रह सकते हैं। तो ये है नजरिया जेएसडब्ल्यू स्टील पे। एक और सवाल लेते हैं। दीपक चौरसिया का सवाल है, आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। 198 की इनकी बाइंग है। राजेश जी जरा फटाफट से बताइए आईआरएफसी पे क्या राय बन रही है। देखिए काफी एक मतलब अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक में लास्ट 1-2 महीने से। एंड यहाँ पे भी कोई रिवर्सल साइंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी बाउंस आता है स्टॉक में वापस टुवर्ड्स 150 155 के लेवल्स तक, तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 125 का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो 125 का स्टॉप लॉस रखिए, बाउंस में 150 के आसपास एग्जिट कीजिए। ये है राय फिलहाल आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को शामिल हम कर पाएंगे, समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब लेकर आएंगे वीआईपी शेयर्स। जी हाँ, दिवाली की वीआईपी पिक के तौर पर इस चैलेंजिंग बाजार में मयूरेश जी बताइए कहां नजर रखनी चाहिए। तो आई थिंक स्वराज इंजन्स ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नंबर्स काफी बेहतरीन आए थे, जैसे मैं कह रहा था रूरल स्पेंडिंग, रूरल इकोनॉमी शुड कम बैक ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। और अगर आप दो तीन चीजें देखते हैं नंबर्स को लेके, जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है फॉर द फर्स्ट हाफ 88,000 यूनिट्स हैव सोल्ड अगेंस्ट 78,000 यूनिट्स। दूसरी तिमाही में उन्होंने जो बिक्री की है 47-48,000 यूनिट्स कंपेयर टू 38, तो वॉल्यूम सेल्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। अगर हम रूरल इकोनॉमी के ट्रैक्टर पार्ट ऑफ द बिजनेस को देखते हैं, अगर दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, तो जो इंजन्स देते हैं ट्रैक्टर्स को, दैट शुड इक्वली डू वेल इन माय ओपिनियन। और इसलिए थिंक जो नंबर्स और आंकड़े आ रहे हैं स्वराज इंजन्स के, ये ठीक ठाक है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, एबिटा मार्जिन्स में ये चाहूंगा, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग ये है। स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में राय नहीं दे सकते। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताएं आपकी राय में कौन से स्टॉक हैं। देखिए फर्स्ट जो काउंटर है वो है आईटी हैवीवेट में से टीसीएस। अगर आप रीसेंट फॉल में देखिए तो आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें मेजर करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। एंड उसमें से अगर आप टीसीएस देखें तो लास्ट 2-3 सेशन से 200 डीएमए पे एक सपोर्ट जैसा फॉर्म हो रहा है। हमने देखा है कि मैचिंग लोज या फिर ट्विजर बॉटम जो है 200 डीएमए पे फॉर्म हुआ है, और आरएसआई स्मूथेंड इंडिकेटर ने भी फ्रेश बाय सिग्नल दिया है। तो टीसीएस एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से एक अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रह सकता है, तो टीसीएस बाय कर सकते हैं। 3960 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे वो होगा 4235 का। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है थर्मैक्स पे। थर्मैक्स में देखेंगे तो लास्ट कुछ हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एंड आज एक वॉल्यूम बेस्ड प्राइस ब्रेकआउट हमें थर्मैक्स में देखने को मिला है। रिसेंट फॉल में भी कोई मेजर वीकनेस नहीं था, एंड आज इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। तो थर्मैक्स बाय कर सकते हैं। 5190 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 6400 का टारगेट रहेगा। और टीसीएस खरीदारी की राय इस वक्त मिलती हुई। जाने से पहले राजेश जी जरा अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। देखिए आज जो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें तो मेरा निजी निवेश नहीं है, बट हमने मे बी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, मयूरेश जी अपना डिस्क्लोजर दें। अच्छा, मयूरेश जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन अपने दोनों एक्सपर्ट का हम शुक्रिया अदा करेंगे शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश, लेकिन यहाँ पर आपको हम एक खास जानकारी दे देते हैं। पिकल बॉल PWR DUPR इंडिया मास्टर्स 2024 की पावर पैक्ड शुरुआत हो चुकी है। आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, जिसके लिए दिल्ली RK खन्ना टेनिस स्टेडियम न सिर्फ फैंस बल्कि खेल की दुनिया के दिग्गज हस्तियों का भी ठिकाना बन चुका है। टेनिस की दुनिया के धुरंधर रहे आंद्रे अगासी भी पिकल बॉल वेव का हिस्सा बन चुके हैं।